आज के वीडियो में हम गांधी जी के बारे में देखेंगे। ये आपका एजुकेशनल थिंकर्स वाला जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5, ये वही है, ठीक है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री, तो इनकी ज़िंदगी के बारे में। तो इनका पूरा नाम जो था वो है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था। ये कब पैदा होते हैं? ये अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, एक जो जगह है गुजरात में, वहाँ पे ये पैदा होते हैं, ठीक है। इनके पापा जो कि करमचंद गांधी जिनका नाम था, वो आप समझो राजकोट जो एक जगह है पोरबंदर में, वहाँ के दीवान थे। दीवान उस टाइम पे समझो एक प्राइम मिनिस्टर की तरह होते थे, ठीक है। वो थे वहाँ के। इनकी मम्मा का नाम था पुतली बाई, जो कि एक बहुत अच्छी लेडी थी, पायस लेडी थी। इसका मतलब होता है बहुत अच्छी, जो अच्छे काम करती हों, जो अच्छी चीज़ें करती हों, वो बहुत अच्छी लेडी थी, ठीक है। और इन्हीं के गाइडेंस के थ्रू, जो कि ये जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो गांधी जी ने सीखी थी, वो इन्हीं से सीखी थी, ठीक है। और जिसकी वजह से और उनको अपने मज़हब यानी हिंदुइज़्म के बारे में भी बहुत छोटी एज में ही उनको बहुत सारी चीज़ें पता चली, अपने मज़हब के बारे में भी अपनी मम्मा की हेल्प से। 1883 में जब गांधी जी सिर्फ 13 साल के थे, तब उनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा मकान जी के साथ। क्योंकि तब आपको अब भी लग रहा होगा ये चाइल्ड मैरिज है, बट उस टाइम पे ये वहाँ पे ट्रेडिशन होता था इंडिया में कि छोटी एज में ही बच्चों की शादी करा दी जाती थी। ये वहाँ पे हिंदू जो कस्टम्स वगैरह थे, ट्रेडिशंस वगैरह थे, उसके बेसिस पे तब के टाइम पे, आज से हम बहुत पहले 1800 की बात कर रहे हैं ना, तब के ये ट्रेडिशंस हैं। उसके बाद ये अपनी जब कॉलेज की एजुकेशन पूरी करते हैं, ये अपनी जब इनको इनकी फैमिली भी इनको सपोर्ट वगैरह करती है, फिर ये इंडिया छोड़ के इंग्लैंड चले जाते हैं September 4 1887 को। वहाँ पे ये लॉ पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, कानून पढ़ने के लिए जाते हैं, लॉ की स्टडी करने जाते हैं। कहाँ पे लॉ की स्टडी करते हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो कि लंदन में है। जब इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है 1891 में, वो वापस इंडिया आते हैं और यहाँ पे लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, लॉयर की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती है, उतने कामयाब वो नहीं हो पाते हैं जितना उन्होंने सोचा था। अब क्या होता है, अप्रैल 1893 में वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। वहाँ पे 1 साल वो रहते हैं, और उसके बाद वहाँ पे वहाँ की जो लीगल प्रॉब्लम्स, जो दादा अब्दुल्ला, एक वहाँ पे गुजराती मर्चेंट थे, ट्रेडर जो थे, बिजनेसमैन समझो आप, जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था, उनके साथ जो है 1 साल तक रहते हैं। जो भी अगर उनको जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती, तो ये क्योंकि लॉयर थे, ये उनको हेल्प करते वो लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये उन्हीं के अंडर फिर काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। तो इस दौरान क्या होता है, ये देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में कैसे लोग जो इंडियंस के साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते थे, उनको इंसल्ट वगैरह करते थे, जिसकी वजह से उनको अपना जो अपने देश का, जो देश के लिए जो प्यार है, वो जाग जाता है। उनको लगता है नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, जो मेरे इंडियंस के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ जो यहाँ पे गलत हो रहा है, वो नहीं होने देना है, उसके खिलाफ मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो एक नतल इंडियन कांग्रेस वहाँ पे 1894 में बनाते हैं। उसके बाद ये 1915 में साबरमती आश्रम बनाते हैं। तो फिर ये साबरमती जो आश्रम है वो बनाते हैं। और जो यहाँ पे इस आश्रम में जो भी रहने वाले लोग थे, उनको बहुत सारे जो हैं चीज़ें फॉलो करनी होती थी। उनको बहुत सारे वचन लेने पड़ते थे, जैसे कि उनको वचन लेते थे कि वो हमेशा सच बोलेंगे, वो किसी के साथ बुरा ये नहीं करेंगे, बिहेव नहीं करेंगे, किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे, और सेक्सुअल जो प्रैक्टिसेस वगैरह उनसे दूर रहेंगे, शादी वगैरह जो है उनसे दूर रहेंगे, और चोरी नहीं करेंगे, और किसी के साथ दिल लगाव करना या किसी के साथ अटैच होना, जैसे कि हम फैमिली के साथ अटैच्ड होते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस से बिल्कुल दूर रहेंगे। ये सारे वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उनको ये प्रैक्टिसेस करनी पड़ती थी।
अब ये आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ये एक डिफ़िकल्ट प्रैक्टिसेस वगैरह ऐसी क्यों थी, बट जब आप इनकी डीप में पूरी जो इनकी फ़िलॉसफ़ी पढ़ोगे फिर आपको समझ आएगा कि ये क्यों इन्होंने ऐसी चीज़ों लोगों को बोला कि अगर आपको इस आश्रम में रहना है आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ था। अब 1921 में क्या होता है, 1921 में महात्मा गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ नॉन कॉपरेशन, जो कि अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसका मेन मकसद यही था कि स्वराज जो है इंडिया को आज़ाद कराना, भारत को आज़ाद कराना था। 12 मार्च 1930 में क्या करते हैं, एक हिस्टोरिक जो कि बहुत जाना माना एक प्रोटेस्ट है जिसको हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, जो कि था जो टैक्स नमक पे जो टैक्स लेते थे ना इंडियन से जो अंग्रेज़, उसके खिलाफ था, ठीक है, जो इंडियंस को देना पड़ता था, ये उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट था, डांडी मार्च। तो उसके बाद जो डांडी मार्च है, इसके बाद एक बहुत बड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी आता है इंडिया में, जो इनके थ्रू स्टार्ट हो जाता है, जिसका ये मकसद था कि जो इंडियंस है वो इनकी अंग्रेज़ों की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे। अप्रैल 1935 में क्या होता है, जो महात्मा गांधी है ये एक और आश्रम बनाते हैं, जो कि है सेवाग्राम आश्रम, जो कि वारदा से 11 माइल्स दूर था। ये यहीं पे जो ये आश्रम है, यहीं पे इसी टाइम पे जो है गांधी जी ने एक नया इनको सिस्टम जो इन्होंने सोचा कि मुझे कैसे एक एजुकेशन को नए तरीके से बनाना चाहिए, तो इन्होंने एक जो आइडिया, जो इनका एजुकेशन का जो था आइडिया, वो यहीं पे इन्होंने बनाया था इसी आश्रम में। यहाँ पे इतना ही नहीं किया इन्होंने कि मतलब इन्होंने बताया कि वारदा स्कीम जो थी या बेसिक एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बल्कि इसको एक प्रैक्टिकल शेप भी दिया इस स्कीम को कि कैसे उस पे काम भी करते थे, ठीक है, लोगों को वैसे ही एजुकेट भी करते थे। कब ये किया इन्होंने, 1937 में। उसके बाद ये है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो है एट्थ अगस्त 1942 को, यानी भारत छोड़ो अंग्रेज़ों, वो वाला जो मूवमेंट था वो ये स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ जो गांधी जी है, इन्होंने ये भी बोला कि जितने भी लोग हैं इंडिया में उन सबको एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और ये बहुत इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने बहुत कोशिशें की कि हमेशा जो हिंदू मुस्लिम है इनके बीच में भाईचारा रहे, एक साथ रहे, क्योंकि इसी यही जो चीज़ थी जो हिंदू मुस्लिम के बीच में उस टाइम पे जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसका फ़ायदा फिर अंग्रेज़ उठाते थे। तो इन्होंने बहुत कोशिशें की कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये ख़त्म हो जाएं, या मज़हब के बेसिस पे जो भेदभाव होता है वो ख़त्म हो जाए। तो जो इन्होंने ये इंडिया को आज़ाद कराने की जो इन्होंने मुहिम स्टार्ट करी थी, शुरू करी थी, वो कब पूरी होती है, जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। और उसके साथ साथ जो ये एफ़र्ट्स करते थे ना, ये हमेशा चाहते थे अमन रहे, पीस रहे, शांति रहे, लोग मिलजुल के प्यार से रहें, किसी के साथ मज़हब के बेसिस पे भेदभाव ना हो। इसकी वजह से एक फंडामेंटलिस्ट था जिसका नाम था नथू राम गोडसे, जिसको ये चीज़ें इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनको लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। ये उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो एक दिन क्या करते हैं, जो हमारे गांधी जी हैं इनको अपोसल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस भी बोला जाता है। अपोसल समझो आप, प्रॉफिट की तरह एक माना जाता है, मतलब अपोसल का यही गूगल पे मीनिंग दिया है कि प्रॉफिट की तरह होना कोई। तो एक जो जीती जागती एक ये थे, एक पीस और नॉन वायलेंस की समझो आप, कैसे मैं आपको समझाऊँ, तो ये इन चीज़ों को प्रमोट करते थे। इनकी फिर डेथ हो जाती है जब इनको ये गोली मार देते हैं, कब, जनवरी 1948 को। अब हम इनकी डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और मेन जो बुक्स हैं ना, जो इन्होंने एजुकेशन और बाकी जो इसके रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे लिखी हैं। सबसे पहले है इनकी ऑटोबायोग्राफी, जो कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये पहली है, ठीक है।
उसके बाद जो है दूसरी बुक वो है बेसिक एजुकेशन, फिर इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, फिर है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फिर है टास्क बिफोर इंडियन स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स ट्रू एजुकेशन टूवर्ड्स न्यू एजुकेशन, टास्क बिफोर इंडिया, हरिजन, मैसेज ऑफ गीता, ट्रूथ इज गॉड, माय नॉन वायलेंस, पंचायती राज, करेक्टर एंड नेशन बिल्डिंग। ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब आपको जो इनमें से याद हो जाएंगी वो सारी आप लिख लो, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आप ये डाल सकते हो। इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप ये बुक्स डाल सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, लेकिन गांधी जी के रिलेटेड होना चाहिए, तो आप उसमें ये बुक्स का नाम डाल सकते हो। इसमें आपको फ़ायदा ही है अगर आप याद करोगे, ठीक है।